तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइज। आज हम लोग हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड फॉरेक्स मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी होता है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा अच्छे से शिद्दत से हमको पढ़ना है। नो डाउट बाकी चैप्टर भी हम पढ़ते हैं, बट ये चैप्टर जो है ये आपको इंश्योर करना होगा कि आपका फेवरेट बन के रहे बाय प्रॉपरली अटेंडिंग द क्लास, डूइंग द होमवर्क प्रॉपरली एंड नो कॉम्प्रोमाइज। कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अटेंटिव रहकर ये सुनना है। उसके मल्टीपल रीजन है दोस्तों। सबसे पहला रीजन आता है कि एएफएम के हेवी वेटेज चैप्टर में ये आता है, सबसे ज्यादा वेटेज, वन ऑफ द टॉप वेटेज चैप्टर जो है वो है फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, अगर आप आपका करियर जो है फाइनेंस में सोचते हो तो डेफिनेटली ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस एंगल से। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स मैनेजमेंट। जनरली ऐसा होता है कि डेरिवेटिव के बाद फॉरेक्स पढ़ा जाता है, बट मैं जानबूझ के सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा, उसमें हमने काफी चीजें फॉरेक्स की सीख ली है। तो बस एक ब्रिजिंग बाकी है, वो ब्रिजिंग कंप्लीट कर हम फॉरेक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं और फॉरेक्स बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी के साथ समझ जाएगा आपको। और वो ब्रिजिंग क्या है सर? कि फॉरेक्स जब आप डेरिवेटिव जब आप पढ़ते हो तो डेरिवेटिव में आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें सुनने में मिलती है, समझने में मिलती है। पहला नाम होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा नाम होता है आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा नाम होता है आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीन चीजों को डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये तीन चीजें क्या है पहले यहां पर देख लेते हैं। डेरिवेटिव चैप्टर में फिर से एक बार और डिटेल में देख लेंगे क्योंकि उनको पढ़े बगैर हम लोग फॉरेक्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये तीन चीजों को जाने बगैर हम फॉरेक्स नहीं पढ़ सकते। तो एक काम कर लेते हैं, जान लेते हैं एक बार बेसिक बेसिक इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं बोलता हूं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मीनिंग क्या हुआ? एनी आइडिया एनीबॉडी? बोलिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा दोस्तों? कभी सुना है आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये सारे वाह गुड, आई गॉट अ रिप्लाई। Contract entered today which is to be settled at a future date. Absolutely correct. Contract entered today between two parties which you have agreed today, entered today, but you are going to settle that transaction in the future date. That is called as forward contract. आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आज करते हो जिसका सेटलमेंट आप फ्यूचर में रखते हो तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो आप फ्यूचर में रख रहे हो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंटर कब हुआ है ट्रांजैक्शन? आज, उसका फ्यूचर सेटलमेंट डेट कब है? आगे। ध्यान से सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है स्पॉट और एक होता है फ्यूचर। तो स्पॉट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? एंटर होते हैं आज और सेटल भी होते हैं आज। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एंटर होते हैं आज और सेटल होते हैं फ्यूचर में। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बाद में देखते हैं, पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वन ऑन वन बेसिस पर होता है, दो पार्टीज के बीच होगा तो दोनों के बीच ही होगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पर भी इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी किसी के साथ 5 ट्रेड कर रहा है तो कोई और के साथ वो 7 ट्रेड कर सकता है, किसी और के साथ वो 50 ट्रेड कर सकता है, किसी और के साथ वो 500 कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं है, इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आप ये ट्रांजैक्शन कब एंटर कर रहे हो? आज कर रहे हैं सर। सेटलमेंट कब हो रहा है? फ्यूचर में होगा, फ्यूचर डेट पर होगा। कोई स्टैंडर्डाइजेशन है क्या? नहीं है। एज पर एज द क्वांटिटी, लॉट साइज, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। वन ऑन वन अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसे आप बोलते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इसका डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is an agreement entered today under which
one party agrees to buy and the other party agrees to sell a specified, अब यहां पर एक्चुअली डेफिनेशन वाइज आता है स्पेसिफाइड एसेट, बट अपन लोग लिखेंगे स्पेसिफाइड करेंसी। कोई भी एसेट रहेगा तो अपन बोलेंगे उसे करेंसी। इस चैप्टर के हद तक फॉरेक्स मैनेजमेंट में अपन लोगों का जो मेन एसेट है वो है करेंसी, तो ब्रैकेट में आएगा करेंसी वर्ड आपके फॉरेक्स के कॉन्टेस्ट में। स्पेसिफाइड एसेट इनटू ब्रैकेट करेंसी, on a specified future date, on a specified future date at an agreed price, at an agreed price। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुआ है आज, जो जहां पर एक पार्टी एग्री कर रहा है बाय करने के लिए, दूसरा एग्री कर रहा है सेल करने के लिए एक स्पेसिफाइड एसेट को, वो एसेट कोई करेंसी हो सकती है, ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस, ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस। ओके, तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देन? अच्छा, इसके आगे बढ़ने के पहले इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वन ऑन वन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बीच में एज अ थर्ड पार्टी नहीं है। इसका मतलब कोई गारंटर नहीं है, कोई गारंटर नहीं है तो कोई गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने अग्री किया है बाय करने के लिए, आपने अग्री किया है सेल करने के लिए, आज ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है, सेटल होगा फॉरवर्ड फ्यूचर डेट में 1 महीने बाद। ओके, अब 1 महीने बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए अनफेवरेबल रहेगा तो आप बोलोगे कि मुझे करना ही नहीं एग्जीक्यूट। अगर ये 1 महीने बाद मेरे लिए अनफेवरेबल रहेगा तो मैं बोलूंगा मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब ऐसे केस में तुम्हारे पास या मेरे पास जो भी, मतलब यू कैन से बिट्रेइंग पार्टी हो गया जिसका लॉस हो रहा है, तो भाई वो तो उसके हाथ में कोई चॉइस ही नहीं बचेगा। गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस यहां पर मिसिंग हो जाता है, तो यहां पर हम डिसएडवांटेज में लिखेंगे देयर वाज नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। देयर वाज नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पर कोई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होती है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर कोई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ट्रांजैक्शन एंटर होंगे अपने अपने फेथ पर होंगे, और अगर फेथ नहीं है तो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं होगा। बट फिर इसको फेथ पर बेस्ड क्यों रखा जाए, इसको एक क्यों ना एक ऐसा ट्रांजैक्शन बनाया जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जो पक्के से एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो पक्के से अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसके बीच कोई ना कोई आना चाहिए एज ए गारंटर, जिस पर दोनों पार्टीज को भरोसा है। भरोसा से ज्यादा यू कैन से उनकी वजह से, उनके प्रेजेंस की वजह से वो ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, इस डिसएडवांटेज को हटा दिया। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक बार देखते हैं क्या होता है। गिव द हेडिंग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे क्या होगा ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि बिटवीन टू पार्टीज हो रहा है बट देयर इज अ गारंटर इन बिटवीन। दैट गारंटर इज जनरली स्टॉक एक्सचेंज।
दैट गारंटर इज जनरली स्टॉक एक्सचेंज, जो इन दो पार्टीज के बीच में एज अ गारंटर का रोल प्ले कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर इतने सारे ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं तो कोई ना कोई स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी में होना चाहिए, तब जाके एग्जीक्यूट होगा। किसी ने 5 क्वांटिटी एंटर किया, किसी ने 7 क्वांटिटी एंटर किया, तो वो कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को सेटल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वन ऑन वन नहीं होते, किसके थ्रू होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? एज ए गारंटर एक्ट करता है। बट आप सोच रहे होंगे सर स्टॉक एक्सचेंज गारंटर कैसे एक्ट कर सकता है सर, उसका तो लॉस हो जाएगा अगर सामने वाले ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो स्टॉक एक्सचेंज के पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं मार्जिन मनी, उसके थ्रू ये लोग प्रॉपरली एज ए गारंटर एक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सपोज मैं और आप ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो, तो इनफैक्ट आप और मैं एक दूसरे को जानते भी नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम टर्मिनल पे बैठे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के विंडो पर बैठे, और आप क्वांटिटी एंटर कर रहे हो, मैं क्वांटिटी एंटर कर रहा हूं। वो क्वांटिटी भी लॉट साइज के हिसाब से होती है, और लॉट साइज मतलब स्टैंडर्ड साइज होता है जो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर रहा है। तो हम बस ये पुटअप करते, 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, वॉट। और एक लॉट में कितने अंडरलाइंग एसेट रहेंगे या क्या क्वांटिटी रहेगा उसका, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि ये दो पार्टीज के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जहां पे एक बोल रहा है मैं बाय करूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं सेल करूंगा, तो इनके बीच का ट्रांजैक्शन पक्के से सेटल होगा, क्योंकि हम इनके बीच में जो लूजिंग पार्टी रहेगी उससे मार्जिन मनी लेते रहेंगे। तो जब जब मार्जिन मनी आते जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन रियलिस्टिक बनता जाएगा, और जो विनिंग पार्टी है उससे और ज्यादा मार्जिन मनी नहीं लिया जाएगा, बट लूजिंग पार्टी से जब जब रिक्वायर्ड है मार्जिन मनी लिया जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज मार्जिन मनी, वो अपन जब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो यहां पर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गया बिकॉज बीच में आ गया स्टॉक एक्सचेंज। तो यू विल राइट देयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए is a standardized contract between two parties where one of the party commits to buy and the other party commits to sell a specified quantity of specified asset, अपने लिए इस चैप्टर के हद तक वो एसेट बन जाएगा करेंसी, एट एन अग्रीड डेट, अग्रीड प्राइस पहले बोल दो, एट एन अग्रीड प्राइस on a given specified date, given future date. At an agreed price on a given future date. तो गाइज यहां पर क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं सर ये? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, और अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एंटर हो रहा है, दो पार्टीज में से एक बोल रहा है मैं बेचूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं खरीदूंगा, स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, स्पेसिफाइड एसेट है, अग्रीड फ्यूचर प्राइस पर, गिवन फ्यूचर डेट पर वो सेटल होने वाला है, तो इसके बीच गारंटर बोलकर एक्ट कर रहा है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर हम बोलेंगे देयर इज अ गारंटी ऑफ performance, there is a guarantee of performance since these contracts
आर एंटर्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, आर एंटर्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस पिक्चर में आ जाता है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये एंटर होता है। यू कैन कॉल दिस एज एडवांटेज, यहां पर आप इसे एडवांटेज बोल सकते हो, यहां पर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गया। चलिए सही है। तो ऑप्शन क्या होता है फिर? ऑप्शन क्या होता है? यहां पर दोनों जगह फॉरवर्ड हो या फ्यूचर हो, आपके पास ऑब्लिगेशन टू बाय एंड ऑब्लिगेशन टू सेल था। मतलब क्या सर? एक बार एंटर कर लिया तो सेटलमेंट कंपलसरी था, बट गाइस जब आप ऑप्शन की बात करते हो तो ऑप्शन में ऐसा कंपल्शन नहीं होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन के बायर हो तो एक तरफ से आपने क्या कर दिया पता है? आपने कोई राइट बाय किया है, राइट को बाय किया, ध्यान से सुनो, राइट को बाय किया आपने। अब वो राइट किसी भी चीज का हो सकता है, बाइंग का भी राइट हो सकता है, सेलिंग का भी राइट हो सकता है। तो ऑप्शंस टोटली अलग है, टोटली अलग है। ऑप्शन एक तरफ से समझ लो इंश्योरेंस है, नो डाउट ये भी इंश्योरेंस था, ये भी इंश्योरेंस था। क्यों इंश्योरेंस है सर ये सब? बिकॉज आप फ्यूचर जो अनसर्टेन है उसको सर्टेन कर रहे हो। आपको नहीं पता एक महीने बाद क्या होगा करेंसी का रेट, तो आप क्या बोल रहे हो? ठीक है यार मैं एक काम कर लो, मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देता हूं आज, एक महीने बाद जो भी प्राइस रहेगा, मगर मेरा प्राइस तो मैं आज से ही फिक्स कर दूंगा। लेट अस से, पहली बात तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स का इंपॉर्टेंस फॉरेक्स में क्या मतलब क्या मैटर करता है। देखिए फॉर एग्जांपल यू आर एन इंपोर्टर, नाउ व्हाट यू डिड, इमेजिन आपने जापान से कोई मशीन बाई की, जापानीज येन में आपको पेमेंट करना था, जापानीज करेंसी में आपको पेमेंट करना था। तो आपने सोचा ठीक है भाई, आपका सप्लायर जो था उसने बोला कि आपको एक महीने बाद पेमेंट करना है, आपने बोला डन, एक महीने का क्रेडिट पीरियड, वाव मस्त है। बट यहां पर क्या हो गया कि एक महीने बाद क्या करेंसी एक्सचेंज रेट रहेगा इंडियन करेंसी टू जापानीज येन का, आपको भी नहीं पता। जापानीज करेंसी और इंडियन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या रहेगा आपको ही नहीं पता। सपोज ऐसी एक और कॉन्ट्रैक्ट आपने अमेरिका में किया, आपने गुड्स बेचे उनको, गुड्स बेचे मतलब आप बन गए एक्सपोर्टर। अब आपने बोला 15 डेज बाद पेमेंट करो, उनको साइट चाहिए था, 15 डेज का क्रेडिट पीरियड चाहिए था। आपने बोला कोई बात नहीं 15 डेज बाद देना, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत जरूरी था, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, तो इसलिए आपने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई 15 डेज बाद पेमेंट देना। मगर 15 डेज बाद अनसर्टेनिटी इस बात की है कि डॉलर टू इंडियन रुपी का रेट क्या रहेगा, हमको नहीं पता डॉलर टू इंडियन रुपी का रेट क्या रहेगा। तो इसका मतलब फ्यूचर बन गया अनसर्टेन। अब आप बोलते हो यार ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा दिमाग खा रही है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कंपनी जो है वो रातों रात बंद भी हो जाएगा। अचानक से कुछ एक्सचेंज रेट 15 दिन में या महीने भर में कुछ ज्यादा ही वोलेटिल हो गए, तो फिर मेरा कैलकुलेशन पूरा बिगड़ जाएगा, एक प्रॉफिट मेकिंग डील लॉस मेकिंग डील में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा क्रेडिट नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा, क्रेडिट दिया तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ रहा है, तो करे तो क्या करे? तो एक काम करो, क्रेडिट भी दो और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते थे। कैसे एंटर कर सकते थे? सुनो, आपको अगर लेट से पेमेंट करना था जापानीज करेंसी में, तो आप अभी से एंटर कर लो वो ट्रांजैक्शन की एक महीने बाद सो एंड सो जापानीज करेंसी का क्वांटिटी आपको बाय करना है, और किस रेट पर बाय करना है। वो रेट एक महीने बाद का रेट नहीं, मतलब क्या होगा देखो, एक महीने बाद एक्चुअल स्पॉट रेट क्या रहेगा किसी को नहीं पता, बट आप अभी से जो एक महीने बाद का रेट बुक कर देते हो उसे या तो फॉरवर्ड बोलोगे या तो फ्यूचर बोलोगे। अभी से एक महीने बाद का रेट जो बुक हो गया उसे फॉरवर्ड रेट या फ्यूचर रेट बोलोगे आप, और एक महीने तक वेट करो। एक महीने बाद जो भी स्पॉट रेट रहेगा कोई लेना देना नहीं है, आपने जो एग्रीड रेट बुक किया था या तो फॉरवर्ड में या तो फ्यूचर में, उसी पे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल। तो यहां पर ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल होता है, यहां पर भी ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल होता है। फर्क सिर्फ इन दोनों में यह है कि ये स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी में होता है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है, और वहां पर वन ऑन वन कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी नहीं होता है। अब समझने लायक बात यह है कि ऑप्शंस ने अलग क्या कर दिया। ओके, ऑप्शंस ने अलग क्या कर दिया वो देखते हैं, और उसके बाद तीनों कॉन्ट्रैक्ट का
प्रॉपर एक बेस एग्जांपल लेकर समझेंगे, डोंट वरी। तो ये देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट is a contract between two parties under which the buyer of the option buys the right and not an obligation लिखेंगे, not an obligation to buy or sell a specified quantity इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। At or before a predetermined date इसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट। एट अ प्राइस डिसाइडेड इन एडवांस इसे बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस या तो बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज एंटर कर रही है, जहां पर बायर ऑफ द ऑप्शन ने बाय किया है एक हक, ना कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन, या तो बाय करने का या तो सेल करने का, स्पेसिफाइड क्वांटिटी जिसको कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, शेयर्स, डिवेंचर्स, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। बट इस चैप्टर के हद तक वो शेयर्स, डिवेंचर्स नहीं रहेंगे, वो रहेगा फॉरेन करेंसी। एट और बिफोर अ प्रीडिटरमाइंड डेट जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट, एट अ प्राइस डिसाइडेड इन एडवांस, उस प्राइस को हम बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, जिसका नाम है स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। तो यहां पर कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब जिस क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो। अंडरलाइंग एसेट कैन बी फॉरेन करेंसी इन दिस चैप्टर। एक्सपायरी डेट मतलब जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा और आपको एक्सपायरी डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्राइस एग्री हुआ था वो प्राइस। थोड़ा इसको और डिटेल में समझने के लिए, डेफिनेशन से नहीं समझेगा, आपको अगर डिटेल में समझना होगा तो आपको कंसेप्चुअली समझना होगा। तो बेसिकली आपको कुछ यू कैन से, पहली बात तो राइट टू बाय क्या होता है, राइट टू सेल क्या होता है, वो देखना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन का यहां पर एक प्रॉपर समरी बनाते हैं।
जब हम बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, देखो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड समझना बहुत ईजी है। ये बाय और सेल होता है, कंपल्सरीली होता है। अगर मैंने आपके साथ एग्री किया, आपने मेरे साथ एग्री किया है, बाय करना है सेल करना है, तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। ये तो समझना बहुत ईजी है। बट राइट टू बाय क्या होता है, राइट टू सेल क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। क्या आपने पहले ऑप्शन के बारे में सुना है? यस, क्या आपने पहले ऑप्शन के बारे में सुना है? तो कैन यू टेल मी कि जब मैं बोलता हूँ राइट टू बाय है, मेरे पास राइट टू बाय है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, तो आपके पास क्या रहेगा? मेरे पास राइट टू बाय है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, तो आपके पास क्या रहना चाहिए? वेरी गुड, सुपर। ऑब्लिगेशन टू सेल, यही समझना बहुत जरूरी होता है ऑप्शंस में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक का राइट दूसरे का ऑब्लिगेशन होता है। जनरली लोगों को लगता है राइट टू बाय इज ट्रेडिंग विथ राइट टू सेल। ऐसा नहीं होगा भाई। एक के पास राइट है, दूसरे के पास भी राइट है, तो कैसे चलेगा? वंस राइट इज ऑलवेज अदर्स ऑब्लिगेशन। तो यहां पर कॉल ऑप्शन पहले समझते। कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज रहेंगे, एक रहेगा बायर, एक रहेगा सेलर। तो यहां पर हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन में टू पार्टीज, कॉल ऑप्शन बायर जिसका नाम हो सकता है होल्डर, एंड दूसरा रहेगा कॉल ऑप्शन सेलर जिसको बोलते हैं राइटर। क्या बोलते हैं जिसको? राइटर। कॉल ऑप्शन सेलर जिसको बोलते हैं राइटर, और कॉल ऑप्शन होल्डर जिसको बोलते हैं बायर। तो इसके पास क्या रहेगा? अगर ये कॉल ऑप्शन बायर है या होल्डर है, तो इसके पास क्या रहेगा? राइट टू बाय। इसके पास रहेगा राइट टू बाय। और कॉल ऑप्शन सेलर या राइटर के पास क्या रहेगा? ऑब्लिगेशन टू सेल रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्लिगेशन टू सेल। मतलब क्या? ध्यान से सुनो। मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं आपके साथ, और मैं बायर हूं, आप सेलर हो, तो एक्चुअली कॉल ऑप्शन बायर जो होता है, मैं खरीदता हूं आपसे राइट टू बाय। आप मुझे वो राइट दे रहे हो बाय करने का, तो बाय डिफॉल्ट मैं जब चाहूं तब बाय कर सकता हूं। तो आपको मेरे चाहने पे खरीदना पड़ेगा, मतलब सेल करना पड़ेगा। अगर मेरे पास खरीदने का अधिकार है, तो आपके पास बेचने का ऑब्लिगेशन होना चाहिए। वंस राइट इज ऑलवेज अदर्स ऑब्लिगेशन। और जो मेरे पास राइट है, उसकी अपोजिट चीज आपके पास रहेगी। राइट टू बाय मेरे पास है, तो आपके पास ऑब्लिगेशन टू सेल रहना चाहिए। बाय का अपोजिट क्या रहेगा? सेल। और राइट का अपोजिट क्या रहेगा? ऑब्लिगेशन। तो दो पार्टीज जब एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली एक का राइट दूसरे का ऑब्लिगेशन है। एक का बाय बोला तो दूसरे को सेल करना पड़ेगा। सो टू पार्टीज ये रहेगी और इनके बीच इस तरीके से रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अब करेंसी का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉलर, यूएस डॉलर 2 मिलियन, यूएस डॉलर 2 मिलियन मेरे पास राइट टू बाय है एट द रेट 83, एट द रेट 83 वॉट पर यूएस डॉलर, एट द रेट 83 पर यूएस डॉलर है।
तो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम ऑब्लिगेशन टू सेल होना चाहिए। मतलब यहां पर इन दो के बीच ये ट्रांजैक्शन इंटर हुआ है, इसके पास रहेगा राइट टू बाय $2 million एट 83 रुपीज पर यूएसडी आफ्टर 1 month, और इसके पास होना चाहिए ऑब्लिगेशन टू सेल $2 million एट द रेट 83 पर यूएसडी एंड दैट टू आफ्टर 1 month। अब एक महीने बाद जो रेट होगा ना मार्केट में, एक महीने बाद जो रेट होगा ना, उसे बोलते हैं उस टाइम का स्पॉट रेट, उस टाइम का स्पॉट रेट बोलते हैं उसे। तो ये क्या था सर, ये अभी से एग्री किया हुआ फ्यूचर डेट का रेट है, राइट। इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। 83 रुपीज पर डॉलर का जो रेट अपन ने एग्री किया है, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जो प्राइस आपने एग्री किया आज फ्यूचर डेट के लिए। अब सर इसमें ऑप्शन राइटर जो है माने के सेलर, उसका क्या फायदा। तो गाइज जब ऑप्शन बायर बाय करता है ना, ऑप्शन बायर जब बाय करता है, वो ही बिकम्स द होल्डर या बायर, दैट टाइम ही पेज समथिंग कॉल्ड एज प्रीमियम टू बुक दिस कॉन्ट्रैक्ट। ही पेज समथिंग कॉल्ड एज प्रीमियम, जो कि सेलर को मतलब ऑप्शन राइटर को मिलता है। तो बायर ऑफ द ऑप्शन ऑलवेज पेज द प्रीमियम एंड सेलर ऑफ द जो ऑप्शन है उसको कंपल्सरी वो प्रीमियम मिलता है। तो ऑप्शन सेलर ने इतना झमेला क्यों किया, ऑब्लिगेशन टू सेल क्यों पाया, क्यों लिया उसने, क्योंकि उसको मिल रहा था प्रीमियम। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपसे प्रीमियम लेती है और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है आगे। तो वैसे ही सेम यहां पर भी ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, आपसे प्रीमियम ले रहा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है आगे। आपका फ्यूचर जो अनसर्टन था वो सर्टन बना रहा है। जैसे ये था वैसे ही सेम, एग्जैक्टली सेम पुट में भी दो पार्टीज रहेंगी। पुट में भी दो पार्टीज रहेंगी फ्रेंड्स। देखिए पुट में जो दो पार्टीज रहेंगी उसका क्या होगा, कैन यू टेल मी क्या होगा। ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन बायर या होल्डर के पास क्या रहेगा, राइट टू सेल। वेरी गुड, ही विल हैव अ राइट टू सेल। ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस, राइट टू सेल रहेगा उसके पास। मतलब क्या सर, मतलब मुझे कोई फॉरेन करेंसी बेचने का अधिकार। $2 2 मिलियन इस बार मुझे खरीदना नहीं है, मुझे $2 मिलियन बेचना है। अब मैं एग्री कर रहा हूं 83 के रेट से अपन बेच देंगे। यहां पर बेसिकली राइट टू सेल अगर ऑप्शन बायर के पास है, राइट टू सेल अगर ऑप्शन बायर के पास है, तो ऑप्शन सेलर के पास, पुट ऑप्शन सेलर के पास, राइटर के पास क्या है, एग्जैक्टली ऑब्लिगेशन टू बाय है। वेरी गुड,
ऑब्लिगेशन टू बाय है, यहां पर क्या होगा ध्यान से देखिए, आई टोल्ड यू वंस राइट इज ऑलवेज अदर्स ऑब्लिगेशन, आई टोल्ड यू राइट। तो यहां पर क्या होगा अभी देखिए, ऑप्शन बायर के ऑप्शन के अंदर ऑप्शन पुट ऑप्शन के अंदर भी दो पार्टीज है, एक है ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर होल्डर या पुट ऑप्शन सेलर राइटर। ध्यान से सुनिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। यहां पर जब अपन बोलते हैं पुट ऑप्शन बायर या होल्डर, तो इसके पास कोई राइट टू बाय नहीं होता है, ये बायर ऑफ ऑप्शन है, और उसने कौन सा ऑप्शन बाय किया, पुट वाला। देखिए, कॉल मतलब खरीदना, पुट मतलब बेचना। कॉल मतलब खरीदना, पुट मतलब बेच देना, रख देना बेचने के लिए, उसे बोलते हैं पुट। तो यहां पर राइट टू सेल है इसके पास, और इसके पास रहेगा इसका एग्जैक्ट अपोजिट। इसके पास क्या था, राइट, उसके पास क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन। इसके पास क्या है, सेल, उसके पास क्या रहेगा, बाय। नाउ दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब इस्तेमाल होता है वो समझेंगे तो और क्लियर होगा पिक्चर। अगर आप इंपोर्टर हो और आपको लेट से यूएस डॉलर मिलने वाले हैं, जो आप इंडिया में बिजनेस करते हो, ऑब्वियसली आपके ऑपरेशनल खर्चे इंडियन रुपीज में हैं, बट आपका इनवॉइसिंग पूरा सपोज यूएसडी में है, और आपको यूएसडी 2 मिलियन मिलने वाला है 1 महीने बाद, तो आप कॉल ऑप्शन बाय बाय के पास जाओगे या पुट ऑप्शन के पास जाओगे? कौन सा ऑप्शन आप एज अ बायर लेना चाहोगे? आई रिपीट माई क्वेश्चन। आप एक एक्सपोर्टर हो, आपको यूएस से, अमेरिका से 2 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं। अब बताओ 1 महीने बाद वो मिलेंगे, तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहोगे? विल यू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन एज अ बायर या पुट ऑप्शन एज अ बायर? पुट ऑप्शन, बिल्कुल सही बोला आपने, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्यों सर? क्योंकि यहां पर आ जाता है राइट टू सेल। पुट ऑप्शन के साथ क्या है, राइट टू सेल है दोस्तों। राइट टू सेल है तो क्या होगा सर, अगर मुझे बाहर से यूएस डॉलर मिलने वाले, मैं एक्सपोर्टर हूं, तो मैं वो यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना चाहूंगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मेरा खर्चा जो होगा, बिजनेस जो चल रहा होगा, वो आईएनआर में, इंडियन रुपीज में चल रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब 2 मिलियन डॉलर 1 महीने बाद मेरे पास आएंगे, तो आई विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इंडियन रुपीज। बिल्कुल सही है सर। तो उस वक्त मैं यूएस डॉलर को बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 मिलियन डॉलर आएंगे, तो मैं उसे सेल करूंगा, और जब मैं उसे सेल करूंगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट टू सेल में एंटर करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्टर होते, ध्यान से सुनो, अगर आप इंपोर्टर होते और अगर आपको पेमेंट करना होता फॉरेन करेंसी में, मे बी 2 मिलियन डॉलर आपको पे करना होता, तो उस वक्त आपको जरूरत होती 2 मिलियन डॉलर की, तब आप क्या करते, राइट टू बाय या राइट टू सेल, क्या करते, कॉल या पुट? अगर आप एक इंपोर्टर हो, इंपोर्टर, आपको 1 महीने बाद 2 मिलियन यूएस डॉलर पे करने हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नीड 2 मिलियन डॉलर। तो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एज अ बायर? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एज अ बायर? कॉल ऑप्शन एज अ बायर। क्यों सर, कॉल ऑप्शन एज अ बायर क्यों सर? बिकॉज उधर मेरे पास मिल जाता है राइट टू बाय। तो अगर मेरे पास राइट टू बाय आता है, तो बॉस मुझे जो पे करना है, मुझे जो पे करना है डॉलर, वो मुझे खरीदने होंगे। एग्जैक्टली, एज वी नीड टू बाय यूएसडी टू मेक द पेमेंट ऑफ यूएसडी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उस केस में, क्योंकि आपको यूएसडी बाय करना है पे करने के लिए, तो भाई बाय करना है तो राइट टू बाय में एंटर करोगे ना तुम। आप तो इंडिया में हो, जो भी करेंसी आ रही है वो तो इंडियन रुपीज में आ रही है, मगर पेमेंट करना था 2 मिलियन यूएसडी का, तो आप क्या करोगे, आप आपकी करेंसी, इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करोगे यूएसडी में, और यूएसडी में जब आप कन्वर्ट करोगे, तो उस टाइम पर आपको एंटर करना होगा राइट टू बाय में, बिकॉज यू विल नीड यूएस डॉलर। कितने, 2 मिलियन। यस। तो इन सब का समरी बहुत सिंपल है दोस्तों।
आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड भी होते हैं और आपका गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस होगा, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में होता है। और ऑप्शंस में आपके पास ऑब्लिगेशन टू बाय एंड ऑब्लिगेशन टू सेल नहीं आता, आपके पास होता है राइट टू बाय, राइट टू सेल, और दूसरे वाले पार्टी के पास, ऑप्शन राइटर के पास होता है ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, डिपेंडिंग ऑन तुम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हो या पुट ऑप्शन की बात कर रहे हो। यहां तक का पार्ट पूरा समझा है अच्छे से एकदम? नाउ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप राइट टू बाय बोल रहे हो, राइट टू सेल बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्पॉट डेट पर चले जाओ, पहले जाने दो, एक महीना आने दो पूरा, एक महीने बाद आप देखो स्पॉट में कितना रेट चल रहा है और आपने कितना रेट बुक किया है, और आपको बेनिफिशियल रहेगा तो ही वो रेट बुक किए हुए के साथ जाओ, अदरवाइज छोड़ दो उसे और सीधा सीधा स्पॉट मार्केट से ट्रांजैक्शन कर लो। क्या बोला सर, एक बार रिपीट करो। अगर हम लोग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और मेरे पास राइट टू बाय या राइट टू सेल, डिपेंडिंग ऑन मेरे कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, वॉट एवर, मैं एक महीने बाद के डेट पे कॉन्ट्रैक्ट बुक किया हो तो एक महीने बाद में वेट करूंगा, अभी एक महीना आने दूंगा, और एक महीने बाद मुझे समझेगा उस एक महीने बाद का, मतलब उस दिन का स्पॉट रेट क्या है, और स्पॉट रेट को मैं कंपेयर करूंगा मेरे ऑलरेडी बुक्ड रेट के साथ, और फिर अगर बेनिफिशियल रहेगा तो ऑलरेडी बुक्ड रेट के साथ आगे बढ़ूंगा, मतलब एक्सरसाइज करूंगा ऑप्शन को। अगर स्पॉट रेट मेरे लिए बेनिफिशियल है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को छोड़ दूंगा, इसे बोलते हैं लैप्स करना। ऑप्शन को छोड़ देना मतलब लैप्स कर देना, लैप्स करना मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, और वो तभी जब मेरा स्पॉट रेट ज्यादा बेनिफिशियल है, जो एक महीने बाद मुझे रेट दिख रहा है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो रेट मैंने बुक किया है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे केस में जो अपना स्पॉट रेट है उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक काम करते सर, इसको छोड़ देते। इसको छोड़ कैसे सकते हो? छोड़ सकते हैं भाई, क्यों छोड़ सकते हैं सर? क्योंकि आपके पास राइट था, ऑब्लिगेशन नहीं था, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। बट ऐसी चीज हम फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में नहीं कर सकते। फॉरवर्ड या फ्यूचर आपको देता है ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, मतलब आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास भी ऑब्लिगेशन है, मेरे पास भी ऑब्लिगेशन है। तो स्पॉट रेट को देखना नहीं, क्योंकि स्पॉट रेट जो भी हो आपको तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आगे बढ़ना है, या तो फॉरवर्ड या तो फ्यूचर। बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में अगर मैं कॉल ऑप्शन बायर हूं और आप राइटर हो तो मैं जरूर देखूंगा कि क्या रेट चल रहा है स्पॉट में और मैंने क्या रेट बुक किया है, जो भी बेनिफिशियल है उसके साथ आगे बढ़ूंगा। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूं जो बुक किया है तो उसे बोलते हैं एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, और अगर मैं उसे छोड़ रहा हूं और स्पॉट के साथ आगे बढ़ रहा हूं तो इसको बोलते हैं लैप्सिंग द ऑप्शन। ओके सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं मगर आप सर? बिकॉज मैंने आपको प्रीमियम दिया है, तो आप क्या बन गए? होल्डर, सॉरी राइटर, और मैं क्या बन गया? मैंने प्रीमियम दिया है मतलब मैं बन गया बायर या होल्डर ऑफ द ऑप्शन। अब ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल एंड पुट, वो अपन ने डिस्कस किया है। ये जो भी मैं बात कर रहा था ये पर्सन बात कर रहा था, दो पार्टीज के बारे में बात कर रहा था, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर की बात कर रहा था। नाउ ये ओवरऑल आइडिया दिया मैंने आपको कि ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे आपको अगर समझ गया रहेगा तो थोड़ा मुझे बताइए कि सपोज मैं एक इंपोर्टर हूं और मैंने यूएस से इंपोर्ट किया है। क्या इंपोर्ट किया यूएस से? मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए मैंने, ठीक है? अगर यूएस से कुछ गुड्स इंपोर्ट मैंने किए तो वो गुड्स का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर? इंपोर्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? पे 2 मिलियन यूएसडी आफ्टर 1 मंथ। तो मैंने क्या किया? मैंने राइट टू बाय 2 मिलियन यूएसडी बुक कर दिया।
83 का रेट था, मुझे नहीं मालूम 1 महीने बाद क्या रेट रहेगा, मगर अभी दिख रहा है 83 का रेट, मैंने बुक कर दिया। अब स्पॉट रेट आफ्टर 1 मंथ, was 81 रुपीज पर यूएस डॉलर। क्या ये स्पॉट रेट है? ये है दोस्तों स्पॉट रेट, 81 रुपीज पर यूएसडी। टेल मी, मैंने क्या करना चाहिए? एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन या लैप्सिंग द ऑप्शन? I have to pay $2 million आफ्टर 1 मंथ। मैंने एंटर कर लिया ट्रांजैक्शन 83 रुपीज के रेट से। 1 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने 83 का रेट आज से ही बुक कर लिया। 1 महीना वेट करना था मुझे, 1 महीना वेट कर लिया। अब बारी आ गई पेमेंट की, देख रहा हूं मैं स्पॉट रेट क्या चल रहा है। तो स्पॉट रेट दिख रहा है मुझे 81 रुपीज पर यूएसडी। अरे मैंने बोला यार 81 रुपीज इंटू 2 मिलियन करूंगा मतलब 20 लाख, तो कम अमाउंट हो रहा है। 83 इंटू 2 मिलियन किया तो इससे तो अमाउंट ज्यादा आ रहा है, पर डॉलर 2 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली लैप्स कर दूंगा ऑप्शन को, और ट्रांजैक्शन जो एंटर करूंगा वो कर दूंगा स्पॉट रेट 81 के रेट से। लैप्स करना पड़ेगा मुझे क्योंकि स्पॉट रेट मेरे लिए फेवरेबल है, और मेरे लिए जो बुक किया हुआ रेट था, जो जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने वाला हूं? मैं लैप्स करने वाला हूं इस केस में। तो इसको बोलते हैं लैप्सिंग द ऑप्शन। यहां पर ये जो रेट बुक किया है इसको स्ट्राइक प्राइस बोल दो या एक्सरसाइज प्राइस बोल दो। और जो 81 का रेट है इसको बुला लो स्पॉट रेट। 81 के रेट को हम बुलाएंगे स्पॉट रेट, और जो 83 का रेट है जो हमने बुक किया था उसे बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। अब आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस जो है वो ज्यादा है और आपका स्पॉट रेट जो है वो कम है। आपको डॉलर खरीदने थे, आप 81 के रेट से खरीदोगे तो फायदा होगा कि 83 के रेट से फायदा होगा? 81 के रेट से फायदा होगा। तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? 83 वाले रेट को छोड़ दोगे। सर छोड़ कैसे सकते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर किया था सर। एग्जैक्टली exactly. ऊपर पढ़ो येलो में अपने हाईलाइट क्या किया है, राइट टू बाय। सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन टू सेल है, आपके पास राइट टू बाय है, तो तुम्हारा मन किया तो बाय करो ना। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा लॉस हो रहा है तो क्यों बाय कर रहे हो? राइट है आपके पास, ऑब्लिगेशन नहीं है। सर मगर सामने वाले का तो नुकसान होगा ना सर। उसका नुकसान नहीं होगा, उसको हमने पे किया है प्रीमियम, प्रीमियम पे कर दिया है। प्रीमियम तो संक कॉस्ट है भाई। अब तुम एक्सरसाइज करो या ना करो, तुम्हारा प्रीमियम तो गया, तुम्हारा प्रीमियम तो गया। तुमने एक्सरसाइज करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। यस। अब अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपको रिसीव करना है 2 मिलियन यूएसडी आफ्टर 1 मंथ। तुमने जो रेट बुक किया है वो राइट टू सेल 2 मिलियन यूएसडी किया, राइट टू सेल 2 मिलियन यूएसडी किया, और अब देखा आपने स्पॉट रेट आफ्टर 1 मंथ क्या है, और आपको दिखा कि ये 81 पर यूएसडी है। ये आपका स्पॉट रेट है।
और ये आपका स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस है? बोलिए। आप एक एक्सपोर्टर हो, आपने एक्सपोर्ट किया, आपको मिलना था $2 मिलियन। आफ्टर 1 मंथ आपने रेट बुक कर दिया 83 का। अब स्पॉट रेट पर आप देख रहे हो आफ्टर 1 मंथ 81 का रेट चल रहा है। फर्स्ट केस में आपने बोल दिया लैप्स करना है, चलो लैप्स कर दिया। सेकेंड केस में क्या करोगे? लैप्स करोगे या एक्सरसाइज करोगे? लैप्स करोगे या एक्सरसाइज करोगे? एग्जैक्टली एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज क्यों करेंगे सर? देयरफॉर मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्यों सर? क्योंकि आप अगर 81 के रेट से कन्वर्ट कर लोगे तो भाई आपका तो नुकसान होगा। स्पॉट रेट 81 है, रिसीव करना है ना आपको, तो 2 मिलियन इंटू 81 कम अमाउंट मिलेगा। जो बुक किया था रेट वो तो 83 का था, 2 मिलियन इंटू 83 करोगे तो ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज 83 के रेट से ज्यादा पैसा मिलेगा इंडियन रुपीज में, और 81 के रेट से कम पैसा मिलेगा इंडियन रुपीज में। तो बहुत बहुत सिंपल सा आंसर रहेगा इसका, एक्सरसाइज कर लो ऑप्शन को। डन, समझ में आ गया? तो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड सब कुछ क्लियर है। फॉरवर्ड नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, नो स्टैंडर्डाइजेशन। फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन भी है और गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस भी है, बट दोनों जगह ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन आ जाता है, बाय को भी और सेल को भी। मगर ऑप्शन एक ऐसी चीज है जो आपको एक का राइट और दूसरे का ऑब्लिगेशन बनाती है। इसमें दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल एक पुट। कॉल में आपके पास अगर आप होल्डर हो तो आपके पास आ जाएगा राइट टू बाय, सामने वाले के पास आ जाएगा ऑब्लिगेशन टू सेल। अगर आप पुट ऑप्शन बायर हो तो आपके पास आ जाएगा राइट टू सेल, सामने वाले के पास आएगा ऑब्लिगेशन टू बाय। ग्रेट। तो ये ओवरऑल हमने कंपैरिजन भी किया स्पॉट रेट के साथ एक्सरसाइज प्राइस का, और हमने देखा कब लैप्स करना है कब एक्सरसाइज करना है। चलिए अब प्रॉपर फॉरेक्स पे आते हैं, और फॉरेक्स के कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स चैप्टर पे आते हैं। यस, टाइप्स ऑफ कोट्स। टाइप्स ऑफ कोट्स मतलब क्या? अपन ने ऑलरेडी इसको कवर किया था। कहां कवर किया था सर? आईएफएम में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। टाइप्स ऑफ कोड दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट कोड होता है, एक इनडायरेक्ट कोड होता है। डायरेक्ट कोड क्या होता है? पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब ये $1 ले लो, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी मतलब 83 रुपीज ले लो। ये बन गया डायरेक्ट कोड फ्रॉम इंडिया एंगल। फ्रॉम इंडिया एंगल ये बन गया डायरेक्ट कोड। तो यहां पर हम लिखेंगे it is the home currency price for 1 unit of foreign currency. It is home currency price for 1 unit of foreign currency. जैसे कि एग्जाम्पल,
₹83 per USD, ₹83 per USD, this becomes direct quote. तो इनडायरेक्ट कोट क्या होगा? It is the foreign currency price for 1 unit of होम करेंसी। आपके होम करेंसी के एक यूनिट के लिए फॉरेन करेंसी के कितने पैसे, कितने रुपया, मतलब कितने यूनिट्स, उसे हम बुलाते हैं इनडायरेक्ट कोट। फॉर एग्जाम्पल, USD सो एंड सो पर रुपी। अब वो सो एंड सो में कितना आएगा? 0.012 USD पर रुपी बिकम्स इनडायरेक्ट कोट फॉर इंडिया। तो यहां पर ये जो भी लिख रहे हैं वो अपन लिखेंगे फॉर एन इंडियन। फॉर एन इंडियन, तो इंडियन के एंगल से बन गया ये इनडायरेक्ट कोट, और वो बन गया डायरेक्ट कोट। यहां पर क्या किया? पर यूनिट ऑफ इंडियन रुपी हाउ मेनी USD, ये बन गया इनडायरेक्ट कोट। पर यूनिट ऑफ USD हाउ मेनी इंडियन रुपीज, ये बन गया डायरेक्ट कोट। तो ये सब आपको पढ़ाया भी है, अच्छे से डिस्कस भी किया है। एज वी ऑल नो, डायरेक्ट कोट and indirect quote, they are inverse of one another. So 1 by indirect quote gives you direct quote. 1 by indirect quote will give you direct quote. And vice versa. Indirect quote is equal to 1 by direct quote. Obviously ये डिनोमिनेटर अपोजिट साइड भेज दिया, उधर का पार्ट यहां पर भेज दिया डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट का आ गया पार्ट। अब बात करते हैं बिड रेट, जिसको अपन बोलते हैं, यू कैन से बिड रेट इज बाइंग रेट एंड सेल रेट इज नथिंग बट सेलिंग रेट, दैट इज आस्क रेट या ऑफर रेट। तो यहां पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेट्स, फर्स्ट bid oblique buying rate. It is the price at which the dealer is willing to buy another currency. It is the price at which the dealer is willing to buy another currency. Who is willing to buy? सबसे मेन पार्ट, who is willing to buy? Dealer is willing to buy. ठीक है, तो जिस रेट से डीलर बाय करने को रेडी है उसे बोलते हैं बाइंग रेट, बिडिंग रेट, और ऑब्वियसली ऑफर रेट, सेलिंग रेट। यहां पर हम बोलेंगे
It is the price at which again the dealer is willing to sell another currency. तो यहां पर था willing to buy, यहां पर है willing to sell. यहां पर भी बात चल रही थी डीलर की, इधर भी बात चल रही है डीलर की. तो जिस रेट पर डीलर बाय करने को रेडी है उसे बाइंग रेट बोलेंगे, सेल या बिड रेट बोलेंगे. और जिस रेट पे डीलर बेचने को रेडी है उसे ऑफर रेट, सेल रेट बोलते हैं. इन दोनों के बीच देयर इज ऑलवेज अ स्प्रेड, जो डीलर का मार्जिन होता है. यहां पर हम बोलेंगे देयर इज ऑलवेज अ गैप between bid and offer rate called as spread. Always remember कि आपका जो ऑफर रेट है और जो बिड रेट है उनमें से कौन सा रेट ज्यादा हाई होता है. बोलिए, ऑफर रेट एंड बिड रेट, इनमें से कौन सा रेट हाई होता है? कौन सा रेट हायर रहेगा? अच्छा, बिड रेट हायर रहेगा. कौन से एंगल से बोला ये रेट मैडम? डीलर के एंगल से बोला. डीलर, अब आप डीलर बन जाओ, मैं कस्टमर बन जाता हूं, आप मुझे बेचो फॉरेन करेंसी और आप बोलो ये आपका बेचने का रेट है, ऑफर रेट, और जिस रेट पे आप खरीदोगे वो ये रेट है. मेरे पास यूएसडी है, मैं आपको बेचने आया हूं, आप तो खरीद रहे हो ना, तो आप इस रेट से खरीदोगे, बिड रेट से. अगर मुझे यूएसडी चाहिए तो आप मुझे सेल करोगे ऑफर रेट से. तो आप बताओ आपका कौन सा रेट हाई होना चाहिए? आपका कौन सा रेट हाई होना चाहिए? जिस रेट से आप बेच रहे हो ऑफर रेट, या जिस रेट से आप खरीद रहे हो बिड रेट? विच रेट शुड बी हाई? बिड रेट ही लग रहा है आपको? जिस रेट से सेल कर रहे वो रेट. तो विलिंग टू सेल वाला रेट तो ऑफर रेट था ना. विलिंग टू सेल वाला रेट कौन सा था? ऑफर रेट था, सेलिंग रेट था डीलर का. तो सेलिंग रेट शुड बी हाई. तो यहां पर ग्रेटर देन साइन इस तरफ आएगी. ऑफर रेट, सेलिंग रेट शुड बी मोर. तो फॉर एग्जांपल आप बैंक्स के पास चले जाओ, बैंक्स भी तो फॉरेन करेंसी डीलर होते हैं. वहां पर आपको डिस्प्ले में रेट्स दिखते हैं, यूएसडी टू आईएनआर वगैरह क्या रेट वो चार्ज कर रहे हैं. उसमें दो रेट्स होते हैं, एक बिड रेट होता है, एक ऑफर रेट होता है. तो जिस रेट से वो हमसे बाय कर रहे हैं, जिस रेट से वो हमसे बाय कर रहे हैं, वो रेट कभी भी कम होता है. जिस रेट पर वो हमको बेच रहे हैं वो रेट कभी भी ज्यादा होता है. याद रखिए. तो ऑफर रेट कभी भी हाई रहेगा, बिड रेट कभी भी लो रहेगा. तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडी है, आप जाओगे बैंक के पास, बोलोगे चलो 83 का रेट चल रहा है, मेरे ये यूएसडी ले लो, तो वो बोलेंगे नहीं सर वो सेल रेट है, हमारा बाइंग रेट 81 चल रहा है सर. आप बोलोगे मतलब? वो आपको बताएगा कि जब जब हम करेंसी लेते हैं सर तो 81 के रेट से लेते हैं, और जब जब हम देते तो 83 के रेट से लेते हैं. तो 2 रुपया ऐसा डिफरेंस क्यों ले रहे हो आप? ये गलत है, ये फ्रॉड है. वो बोलेंगे बॉस ये फ्रॉड नहीं है, ये हमारा मार्जिन है, जिसको बुलाते हैं हम स्प्रेड. अंडरस्टूड? तो डीलर वहां पर क्यों बैठा है भाई? उसके लिए भी तो ये कमोडिटी जैसे हो गया ना.
करेंसी तो तुम्हारे लिए, उसके लिए तो एक चीज है जो ये बेच रहा है और खरीद रहा है, तो वो जब भी खरीदेगा कम भाव में खरीदेगा, जब भी बेचेगा ज्यादा भाव में बेचेगा। तो ये हो गया बिड रेट ऑफर रेट का लॉजिक। स्प्रेड का परसेंटेज भी निकल सकता है, बिड और ऑफर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बिड इनटू 100, तो इट्स ऑलवेज स्प्रेड डिवाइडेड बाय बिड रेट इनटू 100। तो स्प्रेड का अगर आपको परसेंटेज चाहिए, बिड रेट माइनस ऑफर रेट डिवाइडेड बाय बिड रेट into 100, तो इट्स ऑलवेज स्प्रेड इज ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ बिड रेट, बिकॉज ये डीलर का मार्जिन है, तो मार्जिन कभी भी खरीदी कीमत पे लगता है। हम खरीद कितने रेट पे रहे, बिड रेट पर खरीद रहे, तो मार्जिन कभी भी खरीदी कीमत पर लगता है। हम बोलते हैं हमारे पास 10% प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस भाव में हम खरीदते हैं उसका 10% एक्स्ट्रा चार्ज करके हम बेचते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी स्प्रेड जो है वो हम बोलेंगे जिस भाव में ये करेंसी खरीदते हैं बिड रेट, उसी का परसेंटेज होता है। नाउ बिड रेट ऑफर रेट भी क्लियर है। डिवाइड मल्टीप्लाई, ये लॉजिक मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू भी हो जाएगा, बट आई टोल्ड यू थर्ड स्टैंडर्ड का लॉजिक, तीसरी कक्षा का लॉजिक मैंने आपको समझाया दोस्तों, और वही लॉजिक से आपको करेंसी कन्वर्जन्स करने होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कैसे होता है। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ताकि हम डिस्कस कर पाए कि कैसे कन्वर्जन्स होते हैं करेंसी के। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू विल कम टू आवर नोट्स क्वेश्चन। आई शो यू ऑन स्क्रीन, डोंट वरी। यस, क्वेश्चन नंबर 1, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। करेंसी अलग अलग दी है और आपके पास फॉरेन करेंसी पर यूएसडी का रेट दिया हुआ। तो व्हाट इज दिस रेट, 0.62 का रेट क्या होता है, 0.62 ब्रिटेन पाउंड पर यूएस डॉलर। What is 1.9? Netherlands leader 1.9 per US dollar. Sweden corner 6.4 per US dollar. Switzerland franc 1.5 per US dollar. Italy lira 1300 per US dollar. And lastly, Japanese yen 150 per US dollar. On the basis of the information, compute the nearest second decimal, the number of, मतलब 2 डेसिमल में आंसर निकालना है, नंबर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर यूएस डॉलर 100। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर यूएस डॉलर 100। कैन यू टेल मी द आंसर? नंबर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर 100 यूएस डॉलर। अगर आपका ऊपर का रेट है 0.62 पर यूएसडी, 62 पाउंड आएगा। ध्यान से सुनो, डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया आपने? मल्टीप्लाई किया। So page number 89 question number 1, पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 1। ये चैप्टर ऐसा है कि पहले मैं मॉड्यूल से सिखा नहीं रहा हूं, पहले मैं नोट से सिखा रहा हूं ताकि आप रेडी हो जाओ, मॉड्यूल रेडी, और फिर मॉड्यूल को कैटर करेंगे। नॉर्मली हम मॉड्यूल से नोट्स पे आते हैं, इस बार नोट्स से मॉड्यूल पे जा रहे हैं ताकि एक लिंकिंग लगे आपको,
और फिर आप उधर जा सको। बीच बीच में मॉड्यूल सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट चीज जो है उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ब्रिटेन पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर 100 US डॉलर। ब्रिटेन पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर 100 US डॉलर। आपको जो रेट दिया है वो 0.62 पर US डॉलर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 0.62 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल टू 1 US डॉलर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। और फिर आपको बोलना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार 100 US डॉलर तो कितना, 100 US डॉलर के लिए कितना, तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स इज इक्वल टू 100 into 0.62, which is nothing but 62 Great Britain pounds. Now ये A पार्ट था आपका। B पार्ट, सेकेंड पार्ट देखते हैं। डॉलर that 50 Dutch glider will buy. Dollar that 50 Dutch glider will buy. Tell me. Dollar that 50 Dutch gliders will buy. Dutch glider मतलब नीदरलैंड ग्लिडर है। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या आंसर होना चाहिए? डॉलर दैट 50 डच ग्लिडर विल बाय। तीसरी कक्षा का लॉजिक यूज कीजिए और मुझे बताइए। वेरी गुड, डिवाइड बोल रहे हैं और बोल रहे हैं डिवाइड कर कर आप आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइड आंसर करेक्ट है या क्या होगा। डिवाइड आंसर करेक्ट है या क्या होगा, चलो देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका आंसर आप बोल रहे हो 26.32 आएगा। ठीक है, डॉलर दैट 50 डच ग्लिडर विल बाय, और आपको जो रेट दिया है वो नीदरलैंड ग्लिडर 1.9 का दिया हुआ है पर USD। तो हम बोलेंगे 1.9 नीदरलैंड ग्लिडर्स पर US डॉलर। तो फाइनली ये बोल रहे 50 डच ग्लिडर मतलब 50 नीदरलैंड ग्लिडर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स। इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो अब यहां पर डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ USD इज इक्वल टू आप क्या करोगे 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.9 करोगे। दैट इज नथिंग बट 50 डिवाइड बाय 1.9। 50 डिवाइड बाय 1.9 अगर मैं करूं तो योर आंसर विल बी 26.32 नंबर ऑफ USD। तीसरा पार्ट, तो कैसे मैं देख रहा हूं कैसे सिस्टमैटिकली, भले हम लॉन्ग कट से सॉल्व कर रहे बट सिस्टमैटिकली सॉल्व कर रहे, जब तक आदत नहीं होती तब तक कि करना क्या है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं आपको, स्वीडिश कॉर्नर दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। बोलो डिवाइड या मल्टीप्लाई और आंसर कितना, डिवाइड या मल्टीप्लाई और आंसर कितना। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। स्वीडिश कॉर्नर दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40, मल्टीप्लाई करना होगा। स्वीडन कॉर्नर का आपका स्वीडिश कॉर्नर का रेट है 6.4 पर $। स्वीडन कॉर्नर 6.4 फॉर $1। क्वेश्चन में बोला है आपको $40 के लिए कितने स्वीडिश कॉर्नर। नंबर ऑफ स्वीडन कॉर्नर इज इक्वल टू 40 इंटू 6.4, 256। बिल्कुल सही है। Number of Sweden corner will be 256. D part. Dollars that 200 Swiss franc can buy. Dollars that 200 Swiss franc can buy. बोलिए डिवाइड या मल्टीप्लाई और आंसर कितना। डिवाइड। Switzerland franc is 1.5. Switzerland franc 1.5 is equal to $1. And now they are saying 200 Swiss francs. How many US dollar? तो डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ US dollar is equal to 200 divided by 1.5. $133.33. एंड फाइनली और आगे इटालियन लीरा दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $10। इटालियन लीरा दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $10। बोलिए डिवाइड मल्टीप्लाई और आंसर। डिवाइड या मल्टीप्लाई और आंसर। इटालियन लीरा का 1300 का प्राइस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं। 1300 का प्राइस दिया हुआ है। इटालियन लीरा 1300 फॉर $1। और क्वेश्चन में आपको बोला है $10। क्वेश्चन में बोला है $10। देख लो उधर, तो फिर $10 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहां पर अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ इटालियन लीरा विल बी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे तो डिवाइड करना पड़ रहा है कि मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 10 इंटू 1300 13,000 आपका आंसर आएगा। इटालियन लीरा विल बी 13,000। नेक्स्ट एंड द लास्ट, डॉलर दैट 1000 Japanese yen will buy।
डॉलर दैट 1,000 जापानीज येन विल बाय, डिवाइड की मल्टीप्लाई और आंसर, डिवाइड बोल रहे हैं तो रेट है आपका जापानीज येन 140 इज इक्वल टू $1, जापानीज येन 140 इज इक्वल टू $1। यहां पर आपको बोला गया है 1,000 जापानीज येन, so number of USD is equal to 1,000 divided by 140, yes, आपका आंसर चेक कीजिए एक बार, आपका आंसर 7.114 आना चाहिए। यस, 7.14 आना चाहिए आंसर। ओके ग्रेट। तो ये बन गए आपके कैलकुलेशंस और आपको समझे कि कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये फिर भी सिंपल रेट है, ये सिंपल रेट है क्योंकि यहां पर बिड रेट और ऑफर रेट अलग अलग नहीं दिया है। अगर बिड रेट ऑफर रेट अलग अलग दिया रहता था ना तो फिर आपको सोचना पड़ता था कि आप क्या कर रहे हो, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन सोचना पड़ता था और फिर आंसर पे आना पड़ता था आपको। वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन था ये तो बस एक एक्सचेंज रेट के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, कैसे मतलब एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्जन कैसे होते हैं, ये अब बिड और ऑफर रेट दोनों देने के बाद सोचना पड़ता है कि डीलर आपको बेच रहा है कि खरीद रहा है, कौन सा रेट लगेगा, क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट, डीलर क्या कर रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है suppose that one French franc could be purchased in the foreign exchange market for 20 US cents today। ये 20 US cents क्या होता है सर? जैसे अपने पास रुपया और पैसा होता है वैसे उनके पास डॉलर और सेंट्स होता है। अपने पास जैसे रुपया एंड पैसा होता है वहां पर उनके पास डॉलर और सेंट्स होता है। जैसे यहां पर 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, वैसे वहां पर भी $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। If French franc appreciated by 10% tomorrow against the dollar, फ्रेंच फ्रैंक अप्रिशिएट हुआ है मतलब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। फ्रेंच फ्रैंक अप्रिशिएट हुआ है मतलब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है ना। हाउ मेनी फ्रेंच फ्रैंक कुड अ डॉलर बाय टुमारो? हाउ मेनी फ्रेंच फ्रैंक कुड अ डॉलर बाय टुमारो? अभी का रेट क्या है, चलो पहले वो लिख लेते हैं। अभी का रेट है यूएस डॉलर 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.2। वाई 0.2? 20 सेंट्स मतलब क्या हो गया, कितना डॉलर हुआ? $0.2 हुआ ना। जैसे 20 पैसे मतलब $0.2, वैसे 20 सेंट्स मतलब $0.2। तो यहां पर बोला है 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.2। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार इफ टुमारो फ्रेंच फ्रैंक अप्रिशिएटेड बाय 10% बोला उन्होंने, तो आफ्टर अप्रिसिएशन by 10%,
1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.22 हो जाएगा। 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू कितना होगा? $0.22 होगा। सर ये क्या किया सर? हमने एक फ्रेंच फ्रैंक को अप्रिशिएट किया बिकॉज उसमें पहले $0.2 आते थे, अभी $0.22 आ रहे। तो अपन ने क्या कर दिया? फ्रेंच फ्रैंक का परचेजिंग पावर 10% से बढ़ा दिया। यूएस डॉलर को परचेज करने का जो उसका पावर था उसको 10% से बढ़ाया। इसी को तो अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। और यूएस डॉलर क्या हो रहा है इस केस में? डेप्रिशिएट हो रहा है। नाउ क्या बोला इन्होंने आपको? हाउ मेनी फ्रेंच फ्रैंक कुड अ डॉलर बाय टुमारो? हाउ मेनी फ्रेंच फ्रैंक कुड अ डॉलर बाय टुमारो? मतलब यहां पर क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। कितने फ्रेंच फ्रैंक बाय होंगे $1 में निकालना है आपको। फिर से आई रिपीट, एक फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.22। कितने फ्रेंच फ्रैंक बाय होंगे $1 में, पूछ रहे वो लोग आपको। कितने होंगे? डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड करना पड़ेगा आपको। और आपका आंसर आएगा देयरफॉर $1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.22। देयरफॉर $1 इज इक्वल टू 4.55। ओके, 4.55 फ्रेंच फ्रैंक। तो $1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 4.55 फ्रेंच फ्रैंक आ रहा है। तो गाइज आपका पहले फ्रेंच फ्रैंक का रेट था $0.2। फ्रेंच फ्रैंक अप्रिशिएट हुआ है 10% से। आफ्टर अप्रिसिएशन बाय 10%, ऑफ फ्रेंच फ्रैंक लिख दो इधर, आपको और बेटर समझेगा। फिर कौन अप्रिशिएट हो रहा है भाई? तो फ्रेंच फ्रैंक अप्रिशिएट हो रहा है 10% से। तो 1 फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू $0.22। देयरफॉर $1 में कितने फ्रेंच फ्रैंक आएंगे? 4.55 फ्रेंच फ्रैंक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इन सितंबर 2023, कॉर्पोरेट लिमिटेड assesses the March 2024 spot rate per pound sterling at the following rates। तो हम लोग कहां पर है? सितंबर 23 में। और हम मार्च 24 के रेट्स को, स्पॉट रेट्स को हम थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं। तो हमको समझ रहा है कि क्योंकि मार्च 24 अभी तक आया नहीं है, तो हमको इस क्वेश्चन में मार्च 24 आया नहीं अभी तक, तो अपन बोल रहे एक्सचेंज रेट $1.3 पर पाउंड, प्रोबेबिलिटी ये रहेगा। एक्सचेंज रेट $1.35 पर पाउंड, प्रोबेबिलिटी ये रहेगा। ऐसे अलग अलग आपके एक्सचेंज रेट्स दिए, डॉलर सो पर पाउंड, और उन सबके प्रोबेबिलिटीज दिए। इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपको, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन मार्च 2024? कैसे निकलेगा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट? अगर प्रोबेबिलिटीज दी रहेगी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है? अगर प्रोबेबिलिटीज दी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है? जो भी आपके एक्सचेंज रेट से इनटू प्रोबेबिलिटी करो, एक्सचेंज रेट इनटू प्रोबेबिलिटी करो, एक्सचेंज रेट इनटू प्रोबेबिलिटी करो, सब जगह, और फिर उन सब का एडिशन जो है वो आपका एक्सचेंज रेट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वाला। रेट इनटू प्रोबेबिलिटी का सम, बिल्कुल सही है, अपन पहले से कर रहे हैं वो तो, रेट इनटू प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, तो ये बोल रहे फर्स्ट केस में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालो। चलो निकाल लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, और सेम ही पेज है 89।
आप बोलोगे यहां पर एक्सचेंज रेट इनटू ब्रैकेट डॉलर पर पाउंड, पाउंड को एक्चुअली सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। आपके पास रेट्स दिए हुए हैं, 1.30 चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉलर 1.30 पर पाउंड, डॉलर 1.35 पर पाउंड, डॉलर 1.40 पर पाउंड, डॉलर 1.45 पर पाउंड, डॉलर 1.50 पर पाउंड। प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन से कॉपी कर लो, 0.15, 0.20, 0.25, 0.20, 0.20। तो यहां पर 1.3 इंटू 0.15, जो भी आंसर आएगा मेमोरी प्लस 0.195, 1.35 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस 0.27 आंसर आया, 1.4 इंटू 0.25 0.35 आंसर आया, 1.45 इंटू 0.2 0.29, 1.5 इंटू 0.2 is 0.30 and total comes to कितना? ऊपर हेडिंग दे सकते, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। $1.405। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका 1.405। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ गया। अब सेकेंड पार्ट में ये लोग क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट का तो आंसर खैर आ गया अपना, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पूछा था, अपन ने निकाल लिया, ये हमारा स्पॉट रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट, सॉरी, इफ द 6 months फॉरवर्ड रेट is $1.4, should the firm sell forward its pounds receivable in March 2024? If the 6 months forward rate is $1.4, should the firm sell forward its pound receivable in March 2024? तो फर्म को पाउंड रिसीवेबल है दोस्तों, फर्म को पाउंड रिसीवेबल है मार्च 24 में। वो आपको पूछ रहे कि अगर फॉरवर्ड का रेट ये है, अभी से फॉरवर्ड का रेट कितना दिख रहा है, 1.4 का दिख रहा है, तो क्या हमने ये रेट को बुक करना चाहिए? शुड वी एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? अगर हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट दिख रहा है 1.4 दिख रहा है, मार्च में हमें पाउंड रिसीवेबल है, ये सब भी आपके मार्च के रेट्स थे,
तो आप बताओगे कि आपने 1.4 का रेट बुक करना चाहिए क्या? कमान फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बताइए। नो, बुक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। बुक नहीं होगा क्योंकि आप अगर बुक कर लोगे तो $1.4 पर पाउंड मिलेगा आपको। पर पाउंड $1.4 मिलेगा आपको। बट अगर रेट नहीं बुक करते आप फॉरवर्ड का, तो एक्सपेक्टेडली आपको $1.405 पर पाउंड मिलता। मतलब आपको $0.005 पर पाउंड एक्स्ट्रा मिलता एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से। स्पॉट रेट इज फेवरेबल, बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है वो फेवरेबल है क्योंकि उसमें आपको पर पाउंड ज्यादा डॉलर मिल रहा है। पर पाउंड ज्यादा डॉलर मिल रहा है और आपको पाउंड रिसीवेबल है, पेबल नहीं है। अगर यही क्वेश्चन में पेबल रहता था पाउंड, तो हम बोलते थे रेट बुक कर दो भाई। पेबल रहता था रेट बुक कर दो, रिसीवेबल है तो हमारे फेवर में रेट जा रहा है, तो हम बोलेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर। और यहां पर लिख दो ये फर्स्ट पार्ट है, ऊपर लिख दो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट का आंसर। द कंपनी should not sell forward its pound receivable should not sell forward its pounds receivable after 6 months at forward rate of $1.4 per pound, since the company can get higher amount by keeping the exposure open. What is this? Keeping the exposure open मतलब क्या? कोई फॉरवर्ड कवर बाय नहीं किया गया, जो भी रिस्क है वो झेल रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेडली ज्यादा मिलेगा। अपन बोलेंगे इफ टेकन expected loss per pound will be 1.045 minus 1.4 is equal to, वो भी पर पाउंड है, is equal to $0.005 for 1 pound. फॉर 1 पाउंड इतना डॉलर का आपका एक्सपेक्टेड लॉस होगा अगर अपन ने लिया तो। इफ टेकन, जो अपन बोल रहे मत लो, बट इफ टेकन एक्सपेक्टेड लॉस, व्हाई आर वी यूजिंग द वर्ड एक्सपेक्टेड? बिकॉज ये पूरा कैलकुलेशन 1.04 के हिसाब से हो रहा है जो कि एक्सपेक्टेड रेट है। तो अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड लॉस पर डॉलर पर पाउंड विल बी $0.005, $0.005। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से अपन सेकंड पार्ट का भी आंसर लिखते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है। और जानबूझ के आप देख सकते हो किस स्टाइल से वो लिखा गया है कि इट शुड नॉट
sell forward its pounds receivable after 6 months at forward rate of this since the company get higher amount by keeping the exposure open वगैरह. तो ये वर्डिंग्स भी मैटर करते हैं आपके लिए. नो इट शुड नॉट बी टेकन, इतना नहीं लिख सकते आप, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है. अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. A company is operating in a country has dollar as its unit of currency. मतलब आपके लिए होम करेंसी बन गई यूएस डॉलर, क्योंकि आप उस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो जिसका यूनिट ऑफ करेंसी जो है वो डॉलर है. टुडे हैज इनवॉइस्ड सेल्स टू एन इंडियन कंपनी. तो जिस कंपनी ने यू कैन से बेचा है गुड्स, उसने इंडियन कंपनी को सेल किया है. द पेमेंट बीइंग ड्यू इन 3 months टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. तो जो कंपनी ने सेल किया उसने यूएस डॉलर में किया है, और हमारा जो पेमेंट ड्यू है वो 3 months में ड्यू है. कितने अमाउंट का है? द इनवॉइस अमाउंट इज $7,500 एंड टुडे द स्पॉट रेट इज $0.025 पर रूपी. तो ₹1 का आपका स्पॉट रेट बन गया $0.025. It is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over the 3 months period, and in order to protect the dollar proceeds, the importer proposed to take appropriate action through the foreign exchange market. तो आप कौन हो? इंपोर्टर हो. सामने वाली कंपनी वहां से आपको सेल कर रही है, आपको बिलिंग किया उन्होंने $7,500 का, और ऐसा एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि it is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over the 3 months period. It is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over the 3 months period. In order to protect the dollar proceeds, the importer जो import कर रहा है take appropriate action to the foreign exchange market. The 3-month forward exchange rate is quoted at $0.0244 per rupee. तो 3 महीने बाद का आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है $0.0244 पर रूपी. और ये आपको बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस एंड शो टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी हेज्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात तो एक्सपेक्टेड लॉस कैसे आएगा कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से. आप कवर नहीं ले रहे हो, आप एक्सपोजर ओपन रख रहे हो, तो आपका क्या होगा वो सोचकर आपको कैलकुलेशन करना होगा एक्सपेक्टेड लॉस का. और ये आपको बोल रहे टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी हेज्ड. हेज मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. कितने एक्सटेंट तक आपका रिस्क जो है वो आप कम कर सकते हो, उसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. तो मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क कितना होगा उसको बोलेंगे हेजिंग. तो ये बोल रहे आपके इस केस में आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना है वो बताओ, और ये बता दो कि हेज कर कितना कर सकते बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो पहला ये बोल रहे कि भाई एक्सपेक्टेड लॉस निकालो, मतलब विदाउट एनी फॉरवर्ड कवर. और फिर सेकेंड पार्ट में विथ फॉरवर्ड कवर आपका कितना लॉस हो रहा है वो देखो, और लॉस कितने एक्सटेंट तक कम हो रहा है वो बताओ. तो एक रहेगा विदाउट फॉरवर्ड कवर और एक रहेगा विथ फॉरवर्ड कवर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. पेज नंबर 89. Calculation of expected loss. And its minimization.
ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट and its minimization due to forward contract. Calculation of expected loss and its minimization due to forward contract. Particulars यहां पर आएगा नो फॉरवर्ड कवर और यहां पर आएगा फॉरवर्ड कवर. ठीक है. सो सी यहां पर क्या होगा एग्जैक्टली आप सबसे पहले आपका इनवॉइस वैल्यू लिख दीजिए. सामने वाली कंपनी ने आपको डॉलर में इनवॉइस किया है इसलिए यहां पर डॉलर 7,500 7,500 ये डॉलर में इनवॉइस उन्होंने किया है. देन आपका स्पॉट रेट जो दिया है वो डॉलर पर रुपी है. डॉलर पर रुपी है. कितना दिया है स्पॉट रेट आपको? अभी का स्पॉट रेट कितना बोला है? $0.25 पर रुपी बोला है. करेक्ट. $0.025 पर रुपी. $0.025 पर रुपी ये आपको रेट दिया हुआ है स्पॉट रेट. तो आज के डेट में इनवॉइस का वैल्यू कितना हो गया रुपीज में? आज की डेट में इनवॉइस का वैल्यू रुपीज में कितना होगा? अगर आज इंडियन कंपनी को पैसा देना होगा तो कितना रुपीज देना पड़ेगा? तो अपन बोलेंगे इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज एट स्पॉट रेट. बोलो डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? रुपीज में वैल्यू निकालना है मुझे. डिवाइड करेंगे. वेरी गुड. कुछ भी कंफ्यूजन हुआ ना तो बहुत सिंपल एक काम करने का, $0.025 लेने का पर रुपी लिखने का और यहां पर $7,500 है. यहां पर $7,500 है तो रुपए कितने हैं? अब आप कॉमन सेंस लगा दो. 7,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.025 तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा. अपन बोलेंगे ए डिवाइड बाय बी. ए डिवाइड बाय बी करेंगे तो इससे आंसर आएगा 3 लाख रुपीस. अब अपन देखेंगे एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ. डी पार्ट में अपन बोलेंगे एक्सचेंज रेट डॉलर पर रुपी. तो यहां पर क्या होगा? इट इज एक्सपेक्टेड कि ये क्या हो रहा है? इट इज एंटिसिपेटेड दैट द एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 10% बोला है. तो यहां का एक्सचेंज रेट जो हो जाएगा वो रहेगा $0.025 माइनस 10% इज इक्वल टू 0.0225.
0.0225, बट वहां का रेट जो रहेगा, ये तो एक्सपेक्टेड रेट है, 10% से डिक्लाइन होने वाला इसलिए निकाल दिया। यहां पर जो है फॉरवर्ड कवर का रेट आएगा। एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल आफ्टर 3 मंथ्स विल बी द फॉरवर्ड कवर रेट, और फॉरवर्ड कवर रेट कितने में एप्लीकेबल है? $0.0244। यहां पर अपन लिखेंगे $0.0244 पर रुपी, और ये भी पर रुपी है, डॉलर का ही रेट है ये भी। ठीक है, तो फाइनली ई पार्ट में अपन बोलेंगे अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स। अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? $7,500 पे करना है, रेट एप्लीकेबल $0.0225। वापस से हम क्या करेंगे? सेम लॉजिक जो इधर यूज किया था, यही सेम लॉजिक इधर भी आएगा, और यही सेम लॉजिक इधर भी आएगा, सिर्फ रेट में डिफरेंस रहेगा। तो हम यहां पर बोलेंगे 0225 और यहां बोलेंगे 0244। ओके, 0244 मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा बेटा? डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। पहले भी तो डिवाइड ही किया था, लॉजिक अभी भी वही है। यहां पर डिवाइड ही करके आंसर आया था, ये भी आपका डिवाइड ही करके आंसर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो रेट दिया था वो भी डॉलर पर रुपी है, ये भी रेट डॉलर पर रुपी है। आप वहां पर भी रुपी कन्वर्ट कर रहे थे, यहां पर भी रुपी कन्वर्ट कर रहे हो। इन रुपीज लिख दो। अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स इन रुपीज, सो इट विल बी, जैसे एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर लिखा है वो भी आप लिख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई टोल्ड यू ना, फॉरेक्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन डिवाइड मल्टीप्लाई का हो सकता है, तो बस सिंपल लॉजिक ये यूज करने के। तो इट विल बी 7,500 डिवाइड बाय 0.0225। तो हियर एक्सपेक्टेडली अपने को ₹3,33,333 पे करना पड़ सकता है, जबकि फॉरवर्ड कवर अगर ले लिया तो अपने को पे करना पड़ेगा ₹3,07,377, 3,07,377। तो पक्के से अपन बोल सकते हैं यहां पर ट्रांजैक्शन लॉस, ट्रांजैक्शन लॉस इट विल बी ई माइनस, या ई माइनस बोलने से अच्छा एक काम करते हैं, सी माइनस बोलेंगे, सी माइनस ई। तो 3 लाख माइनस 3,33,333 करेंगे तो 33,333 का लॉस हो गया, और वहां पर लॉस सिर्फ 7,333 का 77 का हो गया, 7,377 का हो गया। अब आज पेबल कितने थे? 3 लाख पेबल थे, आप एक्चुअली पे कितना कर रहे हो? 333,333 कर रहे हो, तो ऊपर का 33,333 आपका लॉस है। आप आज पेबल कितने थे? 3 लाख थे, आप पेबल आफ्टर 3 मतलब एक्चुअल पे आफ्टर 3 मंथ कितना करोगे? 3,07,377 करोगे, तो आपका लॉस कितने का हो गया? ये भी लॉस है, कितने का लॉस हो गया विथ फॉरवर्ड कवर? 7,377 का लॉस हो गया। तो ऑब्वियसली आपका फॉरवर्ड कवर की वजह से लॉस कम हुआ है, विदाउट फॉरवर्ड कवर लॉस ज्यादा है, विदाउट फॉरवर्ड कवर लॉस ज्यादा है। तो अपन बोलेंगे ये तो अपना एक्सपेक्टेड लॉस आ गया बॉस, मगर विथ फॉरवर्ड कवर अपना एक्सपेक्टेड लॉस कम हो रहा है। तो वो पूछ रहे कितना कम हो रहा है, तो अपन बोलेंगे नो प्रॉब्लम, 33,333 माइनस 7,377 आपका 25,956 से कम हो रहा है लॉस। आपका लॉस कितने से कम हो रहा है? ये डिफरेंस से कम हो रहा है। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर हेजिंग
ऑब्लिक मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस मत बोलो, एक्सपेक्टेड लॉस बोलो। ड्यू टू फॉरवर्ड कवर is rupees 25,956 into bracket 33,333 minus 7377 7377 एग्जैक्टली आपका मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस इतने से हो रहा है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन। हमने आज 4 क्वेश्चन कवर किए फॉरेक्स के। फॉरेक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इस चैप्टर में मजा आता है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि आगे और अपने को बढ़ना है, आगे लेवल अप करना है धीरे 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 धीरे। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, एंड तक इजी जाएगा, बस टाइम टू टाइम ब्रशअप जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस का ब्रशअप करो अच्छे से, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम आपको और थोड़ा ऊंचा ले जाएंगे और होमवर्क भी देंगे। तो अगले लेक्चर से होमवर्क चालू हो जाएगा, तो जरूर आज के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।